आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। भारत ऋषि मुनियों का, विद्वानों का देश रहा है। भारत में बड़े बड़े ऋषियों ने अलग अलग समय पर रिसर्च किए हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारत ही वो देश है जहां माना जाता है कि शून्य की खोज हुई। भारत ही वो है जो देश दुनिया को अलग अलग तरह की विद्याएं और अलग अलग प्रकार के ज्ञान भारत ने ही दिए हैं। भारत में ही आर्यभट्ट का जन्म हुआ, भारत में ही पतंजलि ऋषि का जन्म हुआ। यहीं से योग और आयुर्वेद के साथ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में पहुंची। ऋषि मुनियों के इस देश में आज भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक ऐसी ही प्रतिभा से आज हम आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ हैं सहारनपुर के नकुड़ में युवराज आर्य, जो एक ऐसी प्रतिभा हैं जो अपनी उम्र से आगे बढ़कर के अपनी मेधा का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं युवराज, जो मात्र 12 वर्ष के हैं और 12 वर्ष की उम्र में युवराज के अगर कीर्तिमान और उनकी प्रतिभा का अगर आप एक प्रदर्शन देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आर्य पुत्र और एक ऐसे संस्कारी परिवार में जन्म लेकर के जहां आप देखेंगे कि वातावरण पूरा का पूरा आर्य समाज के परिवार का है। महर्षि दयानंद सरस्वती को मानने वाले परिवार में पैदा हुए युवराज 12 वर्ष की उम्र में 10वीं 12वीं के जो बहुत ही कलिष्ठ और जो एक तरह से देखा जाए इतना टिपिकल मैथ्स और साइंस की जो गणनाएं हैं उनको फटाक से कर देते हैं। युवराज से बातचीत करेंगे क्योंकि युवराज ने अभी अभी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में जो यूपी का स्थान है 7वां स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया है और उनके पास ये तमाम तरह के उनके सर्टिफिकेट हैं जो दिखाएंगे उनकी प्रतिभा को। और अब हम उनसे बातचीत करेंगे। युवराज, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी आप सभी का। कैसा लग रहा है आपको? इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में आपने लगभग 2.5 लाख बच्चों के बीच में ये जो सफलता है ये प्राप्त की, कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इतना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेरे पापा की और मेरी दोनों की मेहनत रही है। इसमें मेरे पापा का बहुत योगदान है। अच्छा, पापा का और आपका दोनों का योगदान है, दोनों ने मिलकर के मेहनत की है। स्कूल से कितना घंटे पढ़ाई करते हैं स्कूल में? स्कूल में मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन जाता हूँ, उससे अलग घर पे ही पढ़ाई रहती है। अच्छा, देखिए ये बड़ी बात है कि युवराज जो हैं वो केवल स्कूल में सप्ताह में 2 दिन ही जाते हैं। तो यहाँ ये भी बात सिद्ध होती है कि जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन 8-8 10-10 घंटे स्मार्ट क्लास वाले स्कूल में बिताएं। तो आपने जो ये टैलेंट ओलंपियाड में जो आपने भाग लिया, किस तरह का आपका एग्जाम रहा था और किस तरह के सवाल जो आपके सामने आए जिनको आपने उत्तर दिया जिनका? मैंने ये ओलंपियाड 7th क्लास के लिए दिया था, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का ओलंपियाड होता है। मैंने मैथ और साइंस का ओलंपियाड दिया था। मैथ में 7th और 8th के क्वेश्चंस आए थे और साइंस में भी 7th और 8th के क्वेश्चन आए थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब आप 7th क्लास के तरफ से आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आपको क्वेश्चन जो मिले वो 8th क्लास तक के भी थे? 7th और 8th दोनों मिक्स थे। तो आपने उनको कवर कर लिया अच्छे से? हाँ जी, हो गए थे आराम से। अच्छा, हमें पता लग रहा है कि आप जो है हाई स्कूल यानी 10वीं और 12वीं के गणित के, साइंस के जो प्रश्न हैं उनको भी आप हल कर लेते हैं? हाँ जी, मैं हल कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आपने मतलब कैसे इन सारी चीज़ों को सीखा है? कहाँ से आपने इनका अभ्यास किया? 10वीं और 12वीं का जो गणित है उसमें तो बड़े बड़े लोग चकमा खा जाते हैं। मैं खुद गणित और में बहुत कमज़ोर रहा। मैंने लॉकडाउन के समय में मैंने और मेरे पापा ने पूरी आगे की पढ़ाई की और मेहनत की, जिससे मैं एक्स्ट्रा का पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब घर पे आपने तैयारी की है लॉकडाउन के टाइम पे? हाँ जी। 10वीं 12वीं की किताबें तभी पढ़नी शुरू कर दी थी आपने? नहीं, उसके बाद जब स्कूल खुले तब मैंने 10th और 11th की बुक्स पढ़नी शुरू की, 9th 10th 11th की। उससे पहले मैंने नवोदय की तैयारी की। एलन एक जो कोटा में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी मैंने पेपर की टैलेंट टेक्स्ट पेपर होता है उसका एक, उसकी मैंने तैयारी की और उससे पहले ओलंपियाड की भी एक बार की थी तैयारी। अच्छा, पहले भी तैयारी की थी लेकिन नंबर नहीं पढ़ पाया था? नहीं, पहले भी आया था, 75 रैंक थी स्टेट में, पर अब की बार टॉप 10 में रैंक आई है। टॉप 10 में आए हैं आप? हाँ अब जी। कैसा लग रहा है? यूपी के 10 में नंबर आना बड़ी बात है, कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे 7th रैंक लाकर पूरे यूपी में। तो आपका सपना क्या है? इतनी बड़ी रैंक ले आए, 10वीं 12वीं का गणित और जो विज्ञान है उनके जो फार्मूले हैं जिनमें लोग उलझ के रह जाते हैं, बड़े बड़े टैलेंट जो हैं वो चक्कर खा जाते हैं, ये सब चीज़ें आप आसानी से हल कर लेते हैं।
क्या बनने का मकसद क्या है? क्या जीवन में क्या आपने उद्देश्य एम क्या बनाया हुआ है? मेरे लाइफ का एम है, मैं आईएएस थ्रू आईआईटी बनना चाहता हूँ और आईएएस बनने के बाद समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, आईएएस आईआईटी के थ्रू आईएएस बनना चाहते हैं। पहले आईआईटी में जाना चाहते हैं। हाँ जी। आईआईटी से क्या आईआईटी करने के बाद क्या किसी बड़ी कंपनी में जॉब या फिर सीधे सिविल सर्विस में? आईआईटी के बाद 2 या 3 साल बिताने के बाद सिविल सर्विस में। अच्छा, आप सिविल सर्विसेज और समझते हैं इसको कि क्या होती है सिविल सर्विस? हाँ जी। क्या होती है? सिविल सर्विस में हम समाज का कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और जो हमारे जिले हैं, हमारा राज्य है, उसको हम चलाते हैं। अच्छा, जिले और राज्य को चलाने का आपका सपना है। हाँ जी। कैसे? एक अधिकारी बन के? हाँ जी। तो मतलब आप जिले के डीएम कलेक्टर बनना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए कितनी बड़ी मतलब युवराज हैं 12 साल की उम्र में। और मैंने अभी आपको बताया जिस गणित और साइंस में बड़े बड़े लोग चकमा खा जाते हैं, उसके सवालों को ना केवल आसानी से फटाक से हल कर देते हैं। अब उनका सपना है कि देश की जो टॉप 10 जो एक तरह से पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, वो भारत के एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी। आईआईटी से युवराज पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाके उनको ये भी पता है कि डीएम कलेक्टर बन करके वो किस तरह से ऑफिसर बन के देश की और समाज की सेवा कर सकते हैं। युवराज, आपके पापा आर्य समाज से जुड़े हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे क्या क्या सीखा है? मैंने उनसे सीखा है कि जो हमारे ये हैं, जो लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मूर्तियों में कभी आत्मा नहीं आ सकती। अच्छा, मतलब आप मूर्ति और पाषाण पूजा को नहीं मानते? नहीं, मैं उसे पाखंड मानता हूँ। और किसको ज्यादा अच्छा क्या मानते हैं? क्या करना चाहिए फिर? हमें अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो हमें अपने वेद, अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हमें संध्या करनी चाहिए और हवन करना चाहिए अपने घर में प्रतिदिन। अच्छा, वेद के बारे में जानते हैं आप? क्या वेद के बारे में क्या जानते हैं? जो वेद शब्द है वो विद ज्ञाने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान। वेद अपौरुषीय है। हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे ऋग्वेद में कुल 10,522 मंत्र होते हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र होते हैं, सामवेद में 1875 मंत्र होते हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र होते हैं। जो ऋग्वेद हैं उनके ऋषि हैं अग्नि, यजुर्वेद के ऋषि हैं वायु, सामवेद के ऋषि हैं आदित्य और अथर्ववेद के ऋषि हैं अंगिरा। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। तो आप इन चारों वेद को, इनके उपवेद को और जिन ऋषियों ने इन वेदों को लिखा है, इनके जो रचयिता, उन सब के नाम आपने बता दिए, मंत्र बता दिए, किस वेद में कितने मंत्र हैं? क्या कुछ मंत्रों को आपने कंठस्थ किया, कुछ सीखा है? जो पहले पहले मंत्र हैं सभी वेदों के, वो भी मुझे पता है। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है ओम अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। और जो यजुर्वेद है उसका पहला मंत्र है ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायव स्था देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय ध्वम अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरनमिवा अयक्षमा मावा इष्टेन ईशत माँ गशम सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बहवीर्यजमानस्य पशून पाहि। जो सामवेद है उसका पहला मंत्र है ओम अग्न आया हिवीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। और जो अथर्ववेद है उसका पहला मंत्र है ओम ये त्रिशप्ता पर्यंति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अच्छा, तो आपने मतलब ये वेद के मंत्रों का भी पाठ करके सुनाया अभी। युवराज, ये आपने 12 साल की उम्र में संस्कृत, जो इतनी क्लिष्ट भाषा है, संस्कृत पर भी इतना अच्छा आपने अधिकार प्राप्त कर लिया है और संस्कृत की एक तरफ आप विद्वान बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ गणित के जो सूत्र हैं और विज्ञान के जो फार्मूले हैं उनको भी आप हल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से मतलब आ रही हैं? मेरा गणित और विज्ञान के साथ साथ ईश्वर और संस्कृत में भी बहुत रुचि है मेरी। अच्छा, ईश्वर में भी रुचि है, बराबर। हाँ जी। और संस्कृत में भी है? हाँ जी। और संस्कृत को तो हमारे देश के लोग अब ये समझते हैं कि पिछड़ी भी भाषा है। संस्कृत सीख करके तो व्यक्ति पंडित बन सकता है, केवल कर्मकांड पौराणिकता सीख सकता है, इसके अलावा तो कहीं जीवन में काम आनी नहीं है। जो हमारे पहले के सभी महापुरुष थे, हमारे महर्षि थे, उन सब ने संस्कृत से ही हमारे विज्ञान को खोजा है। जो हमारे पहले बहुत बड़े बड़े विज्ञान हैं, जैसे अभी हम जो माला होती है हमारी,
उसमें 108 मन के होते हैं, उन्हें हम जपते हैं। वो पहले के हमारे महर्षियों ने ही उसका विज्ञान निकाला था कि जो अर्थ से लेकर हमारे सन तक का डिस्टेंस है, उसे अगर हम सन के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो 107.98 समथिंग आएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 180 कहते हैं। इसलिए ही हमारी माला में 108 मन के होते हैं। जी, देखिए तो मतलब हिंदू परिवारों में जो 108 मनकों वाली माला जो होती है, जिसको अक्सर हमारी दादी, चाची, माताएं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं बुजुर्ग लोग, 108 मन के होते हैं माला में। वो 108 मन के क्यों होते हैं, वो आज युवराज ने हमें बताया कि धरती से सूर्य के बीच की जो दूरी है, उसको मतलब कैसे डिवाइड किया जाए। जो हमारा सूर्य है उसके व्यास से, मतलब सन के डायमीटर से अगर जो डिवाइड करेंगे, सूर्य के व्यास से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड डिवाइड किया जाए, तो वो जो संख्या निकल के आती है, उसको अगर वो लमसम जो है लगभग इतनी है कि वो 107 पॉइंट कुछ होगी, तो वो 108 ही मानी जाएगी। इसी से है ना। हाँ जी। तो इसकी ये विज्ञान है 108 मनकों का। आप ये सारी चीजें, इतनी बड़ी चीजें जो ऋषियों की और जो वैज्ञानिकों की जो शोध हैं, उन सारी चीजों को इस उम्र में सीख रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या पुस्तकें पढ़ते हैं, कहाँ से ये चीजें निकाल करके लाते हैं आप। ये सब मेरे पिताजी ने पढ़ा था, फिर उसके बाद मुझे बताया है। मुझे ऐसी नॉलेज वो देते रहते हैं, संस्कृत की और हवन वगैरह की, ईश्वर के बारे में, और ऐसे वैज्ञानिक तथ्य वो हमें बताते रहते हैं। मतलब आपके टीचर आपके पापा ही हैं। हाँ जी। घर में ही हैं आपके टीचर। हाँ जी। उन्हीं से सीखते हैं। हाँ जी, मैं उन्हीं से ही सीखता हूँ। और मेरे परिवार में जो मेरे बड़े भैया हैं आर्यन, वो भी मुझे ऐसे साइंस और मैथ वगैरह के बारे में सिखाते रहते हैं। अभी वो दिल्ली में एक यूपीटीयू का इंस्टीट्यूट है जिसमें वो बीटेक कर रहे हैं। और तो ये जो आपका टैलेंट ओलंपियाड हुआ था, इसमें पहले भी आपने भाग लिया था, और ये देखिए, ये मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, इनका जो सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, और ये इनको दिया गया है इंडियाज़ नंबर 1 इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। ये सर्टिफिकेट सौरभ एक बार दिखाओ। तो इसको जो है, इसकी एक तरह से होस्ट जो है, ये देखिए आप, और इस पर पीछे की तरफ आप एक पिक्चर देखेंगे, ये पीटी ऊषा जो है, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन है, एडवाइजरी हेड है। यानी ये टैलेंट ओलंपियाड जो इंडिया में होता है, इसकी एडवाइजरी हेड पीटी ऊषा हैं, जो देश की जानी मानी खिलाड़ी रही हैं पीटी ऊषा। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं, जो एक से एक होनहार प्रतिभाएं हैं, उनके बीच सबको पछाड़ते हुए नकुड़ के युवराज ने यहाँ अपना 7वां स्थान प्राप्त किया है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और युवराज की जो प्रतिभा है, उसका अभी हमने आपको एक झलक भी दिखाई, किस तरह की उनकी प्रतिभा है। और ये उनके तमाम सर्टिफिकेट हैं जो ये साबित करते हैं कि इन्होंने कितने टफ टैलेंट के बीच अपनी प्रतिभा को मनवाया है। ये इनके सब इसमें सर्टिफिकेट जो इनको भेजे गए हैं, और ये लेटर है जो इनको बधाई पत्र उनकी तरफ से आया है। ये भी आप एक बार दिखाइए। अवार्ड विनर जो होते हैं, जो विजेता हैं, उनको इस तरह का पत्र दिया जाता है, इसमें इनको दिया गया है। और युवराज, आप जैसे अभी बता रहे थे कि सिविल सर्विस में जाने का आपका उद्देश्य है, आपका मकसद है, पहले आईआईटी में जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से और लोग आजकल प्राइवेट जो कंपनियां हैं, एमएनसी हैं, बड़ी बड़ी सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, क्या आपका मन नहीं होता कि करोड़ों रुपए के पैकेज पर बीटेक करके उधर जाया जाए और मौज मस्ती की जिंदगी जी जाए। कोई आदमी पैसे से खुश नहीं रह सकता, वो हमेशा अपने मन से खुश रहेगा। पैसे से आदमी खुश नहीं रहते, खुश आदमी अपने मन से रहते हैं। पैसा कमाने से ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। और हम अगर जो पैसे कमाऊंगा भी मैं, तो वो मैं गरीब लोगों को दान करूंगा और समाज की सेवा करूंगा उससे। जो फ्री के जो गरीब बच्चे हैं, उन सब के लिए विद्यालय, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाऊंगा। ये आपका उद्देश्य रहेगा ना। हाँ जी। तो आप जहाँ कहीं भी होंगे, डीएम कलेक्टर जब होंगे, तब भी यही काम करते रहेंगे। हाँ जी, मैं यही करता रहूँगा। यही सपना लेके चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और पापा से ये सारी चीजें आप सीखते हैं। हाँ जी, ये सब मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाई है। अच्छा, कोई और गीता का या कोई मंत्र या श्लोक कोई ऐसा आप सुना सकते हैं जिसको हमारे दर्शक देखें। मैं धर्म और साइंस पे चर्चा कर सकता हूँ। जो साइंस और ईश्वर को मैं एक साबित करने की कोशिश करूँगा। कैसे कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि जो धर्म और साइंस हैं वो एक हैं, पर आजकल के जो अति धार्मिक व्यक्ति हैं, वो धर्म के पाखंडों को सही साबित करने में लग रहे हैं और विज्ञान को गलत साबित करना चाहते हैं। जबकि दूसरी ओर विज्ञान भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के समक्ष जो हमारा धर्म है
और ईश्वर है उसे अर्थहीन साबित करने में लगा है। अच्छा जब युवराज, यहाँ दो तरह की बात है। एक तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये केवल एक बकवास है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं है, केवल दुनिया चली आ रही है, वो साइंस को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते हैं। या दूसरी तरह के ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान का ही करा धरा है, वो विज्ञान को कुछ नहीं मानते। उसमें मेरी राय है कि जो ईश्वर है उसके द्वारा रचित ये जो सृष्टि है उसे हम बिना विज्ञान के हम उन्नत सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते इस सृष्टि में। और विज्ञान के गहनतम रहस्यों को जाने बिना हम ईश्वर को भी उसके वास्तविक रूप में नहीं जान सकते। तो हमारे लिए विज्ञान को जानना और ईश्वर को मानना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपने बता दिया युवराज, और हम तो आपको बहुत बधाई देंगे कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी बड़ी सफलता। इसके लिए हम आपको अपने चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको अपनी बधाई देते हैं और ऐसी शुभकामनाएं करते हैं कि आप बहुत जल्द जो भी आपके उद्देश्य हैं उनमें सफल हों और आप आईआईटी में जाएं, फिर उसके बाद आईएएस बने, तब फिर हम आपका ऐसे ही बैठ करके इंटरव्यू करें। हमारी बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जी, ठीक। तो अब ये जो हमने आपको दिखाया युवराज की जो प्रतिभा है, उनके तमाम ये मेडल्स हैं और ये सर्टिफिकेट हैं जो उनकी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको दिखाए हैं। और युवराज नकुड़ के हैं और इतनी कम उम्र में 12 साल की उम्र में जो कारनामा उन्होंने करके दिखाया है, ये एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। कई बार हमने देखा है कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों में बड़े बड़े धुरंधर भी मात खा जाते हैं। अब हम बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हो तमाम तरह के, यहाँ आपको देखेंगे प्रशस्ति पत्र हैं, मेडल हैं, स्मृति चिन्ह हैं, जो अलग अलग अवसरों पर मिलते हैं। हमने देखा है कि समाज में किसी भी क्षेत्र में आप लोग साहित्य, राजनीति, खेल, कला, कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ आपके टैलेंट को, वहाँ आपके योगदान को देखते हुए ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। ये चीज़ें वो हैं जो पैसे से खरीद करके दीवारों पर नहीं सजाई जा सकती, और ये मिली हैं युवराज के पिता, जिनको मैंने अभी बताया आर्य समाज के प्रवक्ता हैं और खुद एक प्रवक्ता हैं, एक मास्टर हैं और इंटर कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। उनसे बातचीत करें। युवराज के पिता इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य रणवीर शास्त्री जी, आर्य समाज के मंचों पर उनके व्याख्यान होते रहते हैं और खुद एक सामाजिक चिंतक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और विभिन्न विषयों पर शोध करते रहते हैं। आचार्य जी, आपके पुत्र ने इतना बड़ा कारनामा इतनी कम उम्र में कर दिखाया। वो बता रहे हैं कि पापा का भी बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह से बाप बेटा दोनों ने मिलकर के किस तरह की रणनीति बनाई पढ़ाई में कि बेटा आज यूपी में इतने बड़े टैलेंट में 2.5 लाख बच्चों को पछाड़ करके और 7वें स्थान पर आया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा विपिन जी, और नेशन 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। ये आपने जो अभी बताया युवराज का, ये एक दिन इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे सालों हैं। और मैं केवल मेरा बेटा है इसलिए मैं इसके पीछे लगाता रहता हूं, ऐसा नहीं है। और भी समाज के बहुत से सारे बच्चे हैं जिनको मैं अपने पास रखकर तैयार करता हूं आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। अगर आपके पास चरित्रवान बच्चे हैं तो रात दिन जुटो उनको सफल करने के लिए, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। युवराज के साथ ये प्रयास चल रहा है आप सभी के सहयोग से। इतना मेरे पास अपने कार्यक्रमों से या कॉलेज से समय बचता है वो सारा समय युवराज को देता हूं। और आधुनिक विषयों के साथ साथ जो मेरे विषय हैं, संस्कृत, वेद, दर्शन, वो मैं इसको कंठस्थ कराता रहता हूं। और यह प्रतिदिन यज्ञ करता है, प्रतिदिन संध्या करता है, प्रतिदिन योगा करता है। उसके साथ ये प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे तक स्टडी करता है। 8 से 10 घंटे पढ़ करके। और ये जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है उसमें ये इतनी बड़ी इन्होंने जो है कीर्तिमान स्थापित किया। बताना चाहूँगा ये तो अभी ये कल इसका रिजल्ट आया है जिसमें ये यूपी टॉपर घोषित हुआ है। उसके अलावा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जब ये 4th कक्षा में था तब इसने दिया था, ये सहारनपुर टॉपर था। और इसके अलावा इसने टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम दिया है, इसने कौटिल्य एकेडमी का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया है और सभी में ये टॉप रहा है। तो मतलब ये है कि युवराज के सामने कंपटीशन या प्रतियोगिता कोई भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, वो टिक नहीं पाती इसकी मेहनत और इसकी प्रतिभा के सामने। हाँ, मैं कहना यही चाहता हूँ, प्रत्येक बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि समस्या बड़ी है, आपके पास कोई हथियार नहीं है कि समस्या को छोटी कर दें। आप अपने आप को बड़ा कर लें, समस्या छोटी हो जाएगी। बस अपनी तैयारी में आप अपना समस्त अर्पण कर दें। मैंने अभी ये कक्षा 6 में आना था, इसकी 2 क्लास हमने
ड्रॉप करवा दी हैं और ये अब कक्षा 8 में हैं। और अभी ये जो 12th में जो सभी जानते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति, पीरियोडिक टेबल होती हैं जिसमें 118 हाँ 118 पदार्थ हैं जो अब तक खोजे गए हैं, रसायन के हैं, वो इसको कंठस्थ हैं सारे के सारे, किसमें कितना एटम नंबर है वो सारे कंठस्थ हैं। आप, मैं चाहूँगा आप एक बार 1-2 मिनट में बच्चे की बात जो 12वीं का जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत जो अब तक जो पदार्थ जिनकी खोज हुई है उनका एक उनका दिया गया है, पूरी एक टेबल है, एक सारणी है, उसको भी पूरा युवराज ने कंठस्थ किया हुआ है, वो उनको पूरा याद है। इस तरह की अद्भुत प्रतिभा का ये बच्चा है और 12 साल की उम्र में और कक्षा 6ठी में इतना कक्षा 6 तक पहुंचने के बाद और 10वीं 12वीं तक की मैथ और साइंस को कवर करना ये बड़ी बात है। और हमने आपसे युवराज की बात करवाई, उनके पिता से बातचीत कराई। उनका कहना है कि जो कपड़े हैं उनको देख करके, जो भारतीय गणवेश है उनको देख करके लोग ये समझते हैं कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, और कुर्ता पैजामा धोती इन सबको लोग व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ लेते हैं और ये समझा जाता है कि इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग वो बैकवर्ड लोग हैं। और ऐसा नहीं है। ये आचार्य रणवीर शास्त्री जी जो युवराज के पिता हैं उनसे भी हमने बातचीत कराई, उनका किस तरह से मेहनत वो अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं और उनका बेटा आज इतने बड़े कीर्तिमान को स्थापित किया है। जो नेशनल लेवल की जो कंपटीशन है उसमें यूपी के टॉप 10 बच्चों में 7वां स्थान हासिल किया है युवराज ने। तो आचार्य जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं सब बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने किसी भी बच्चे के निर्माण की एक ही विधि है, आप अपने परिवार में बैठ के उन्हीं बातों की रात दिन चर्चा कीजिए। हमने केवल यही किया, स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। इसके बड़े पापा हैं रणधीर चौधरी, बड़ी मम्मी हैं, हम भतीजा है, भांजा है, हम सारे बैठकर सुबह शाम केवल वैज्ञानिकों की या महापुरुषों की चर्चा करते हैं। समाज में, शिक्षा में, आपने घर में माहौल ही ऐसा बना रखा है कि बच्चों को 24 घंटे केवल वही चर्चा है। टीवी वगैरह का मैं आपको ये बताता हूँ कि टेलीविजन हमारे यहाँ है, परंतु 1.5 साल से वो ऑन नहीं हुआ है। अच्छा, टीवी को 1-1.5 साल से चलाया ही नहीं है। हाँ, इसके अलावा मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप अपने परिवार में बैठ के किसी क्रिमिनल या किसी हिस्ट्री शीटर की चर्चा कीजिए, उसने वहाँ ऐसा कर दिया, पुलिस घबरा गई। आपके बच्चे के मन में वहाँ जो सुन रहा है वही हीरो बनना शुरू होगा कि भाई रोब तो उसका है, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसी समय यदि आप अब्दुल कलाम की चर्चा करें कि अब्दुल कलाम ने क्या कर दिया था, उसी समय आप न्यूटन की चर्चा करें, आइंस्टीन की चर्चा करें, स्टीफन हॉकिंग्स की चर्चा करें, महर्षि दयानंद की चर्चा करें, तो आपके बच्चे के मन में वही हीरो बनना प्रारंभ होंगे और बच्चा उसी जैसा बनने के लिए प्रयत्न प्रारंभ करेगा। तो बच्चे के मन में जो माँ बाप परिवार जो माहौल देता है, जो चर्चाएं वहाँ होती है, माइंड पर वो चीजें इफेक्ट डालती हैं और उनसे ही बच्चे के आगे का जो जीवन है, व्यक्तित्व, उसका निर्माण होता है। आपको व्यर्थ चर्चा करनी भी है, कम से कम बच्चों के सामने ना करें। ये तो आप युवराज को कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं दे रखा आपने कि गेम खेल ले थोड़े बहुत देर? ये कभी गेम आदि मोबाइल में नहीं खेलता है। लोगों का तो मानना ये है कि गेम खेलने से बच्चों का माइंड जो है शार्प होता है, वो निखरता है। वो आप प्रैक्टिकल समाज में देख रहे हैं। मैंने हमारा जो व्यक्तिगत निर्माण का समय है उसका 90% टाइम आपका मोबाइल ले गया है। गेम खेल लेंगे और फिर सुबह 8-10 बजे मोबाइल ये देखता है। रामानुजम की पिक्चर मैंने इसको दिखाई है, स्टीफन हॉकिंग्स की दिखाई है, और ये जो अभी कोटा फैक्ट्री पिक्चर आई है IIT बेस। मैंने जो मोटिवेशनल मूवीज हैं मैं उसको मैं सारी दिखाता हूँ। इसकी जो वीडियो की हिस्ट्री है आप चेक करेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे, ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य कब तक गति करेगा, क्या सूर्य का प्रकाश कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें वही देखता और उसमें इंटरेस्ट आना प्रारंभ होता है। आप नए सपने देखने प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह की प्रतिभा है। ये युवराज के पिताजी से भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि उनके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और इन सब तमाम चीज़ों में है और शुरू से ही इस तरह का उनका रुझान है और इसलिए उनका बेटा आज इस तरह की प्रतिभा और एक तरह से आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े कंपटीशन में इतने बड़े बड़े एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर रहा है। और युवराज जो है वो हमारे पास ही बैठे हुए हैं। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करना, विज्ञान और गणित की जो गणनाएं हम करने में सक्षम नहीं हैं, उनको इतनी कम उम्र में वो आसानी से यूं चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं। ये सब कुछ कारनामा है और परिवार में किस तरह का माहौल उन्होंने दिया हुआ है। टीवी 1.5 साल से बंद है, ये तमाम चीज़ें भी हुई। तो आगे भी हम
युवराज से कभी ना कभी बातचीत करेंगे धर्म और धर्मशास्त्रों के विषय में, लेकिन आज फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।